नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नए सब्जेक्ट का वीडियो लेके उपस्थित हूँ। हमारा पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से दोनों बुक जो है क्लास 12th का वो समाप्त हो चुका है। अब हम अपने हिस्ट्री के बुक अर्थात इतिहास के ऊपर ध्यान देंगे। तो आज मैं आप सभी को इतिहास का सबसे प्रथम चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो क्लास 12th का हिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं क्लास 12th के हिस्ट्री से। तो शुरुआत करते हैं पहले स्लाइड से। पहला स्लाइड कहता है संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो संस्कृति है जो अक्सर हमारे जीवन में उपयोग में आता है, ये संस्कृति शब्द, इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे। तो पुरातत्वविद, सबसे पहले तो समझिए कि पुरातत्वविद होता क्या है। तो पुरानी चीजों के ऊपर जो लेखा जोखा या एक्सपेरिमेंट करते हैं या खोज करते हैं या उनसे रिलेटेड चीजों के ऊपर काम करते हैं, पुरानी चीजों के ऊपर, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद जो है वो संस्कृति शब्द का उपयोग पुरातत्व वस्तु मतलब पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, जो एक ही प्रकार के होते हैं पुरानी चीजें, और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं। अब इसको समझिए, जो पुरातत्वविद जो है वो संस्कृति का उपयोग किस कारण से करते हैं। तो संस्कृति शब्द का जो वो उपयोग करते हैं वो पुरानी वस्तुओं के किसी एक कालखंड मतलब एक समय के रूप में करते हैं। बहुत पुरानी चीजें अगर एक समय में उपलब्ध रही हो तो उसे हम संस्कृति नाम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ पर जो क्षेत्र है, जो प्रकृति क्षेत्र है, यहाँ का जो वातावरण है, वो भी अगर एक समान हो तो उसके लिए भी हम संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं। तो संस्कृति शब्द का उपयोग आपने समझा कि पुरातत्वविद जो है वो किसी एक कालखंड, एक संस्कृति और एक ही तरह के भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं, समझाने के लिए करते हैं। तो ये हमारा संस्कृति था। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस चैप्टर में जो है वो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक पिलर की तरह है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई बातों को ही पढ़ना है। इसलिए इन सभी चीजों के ऊपर विशेष तरीके से ध्यान देने की जरूरत है आपको। आप अच्छे से समझिएगा। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। पूरे भारत की अगर बात कर ले तो इसकी जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसे हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो पहली बार कहाँ खोजी गई थी? हड़प्पा नामक जगह पर। हड़प्पा एक जगह का नाम है जहाँ पे पहली बार इस संस्कृति को खोजा गया था, इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम क्या रखा गया है? हड़प्पा। हड़प्पा जगह पर मिलने के कारण हड़प्पा संस्कृति का नाम हड़प्पा रख दिया गया। और अभी के समय में अगर बात कर लें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान है, पहले तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में अगर बात कर लें तो ये पाकिस्तान प्रांत के पंजाब जो एक जगह है वहाँ पे मोंटागोमरी एक जिले का नाम है, जिसमें रावी नदी के बाएं तट पर, जो रावी नदी वहां पे बहता है उसके बाएं तट पर स्थित है क्या? हड़प्पा सभ्यता या फिर आप हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं। लगभग कितने साल? 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक इसके समय को बताया गया है कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से आपने हड़प्पा सभ्यता को समझा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, हड़प्पा नामक जगह से इस सभ्यता को पाया गया है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिले का नाम है जिसका नाम है मोंटागोमरी। यहाँ पे यह उपस्थित था, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक की सभ्यता मानी जाती है, मतलब बहुत पुरानी सभ्यता है ये। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया। शुरुआत में जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात आई थी तो कहा गया कि यह सभ्यता कितना विस्तारित था, कितने दूर में फैला हुआ था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो अब बताया जा रहा है कि यह 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में
फैला हुआ था, संभावना है इसकी। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ों में हम बहुत सारे चीज़ों पे अनुमान लगाते हैं, क्योंकि पक्का निर्धारण किसी भी चीज़ का नहीं किया गया है। पक्की बातें कोई भी नहीं बता सकता। हम अनुमान के हिसाब से ही हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति काल, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, मैं हर एक जगह हड़प्पा संस्कृति काल और सिंधु घाटी सभ्यता को साथ में लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों को हम एक ही समान दृष्टि से देख सकते हैं। दोनों का नाम अलग है लेकिन काम एक ही है, दोनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। 2600 से 1900 ईसा पूर्व मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यह लगभग सभ्यता जो है वो 2600 से लेके 1900 पुरानी सभ्यता है, ईसा पूर्व में लेके चलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईसा पूर्व क्या है। मैं भी आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ईसा पूर्व क्या होता है। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। हड़प्पा संस्कृति के भाग, किन किन भागों में हड़प्पा संस्कृति को बांटा गया है, अलग अलग चरण में हड़प्पा संस्कृति को बांटा गया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। जो शुरुआत में हड़प्पा संस्कृति का शुरुआत हुआ उसे हम आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। विकसित हड़प्पा संस्कृति, जब हड़प्पा संस्कृति विकास के मार्ग पे था, विकास कर रहा था, उसे हम विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। फिर है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ये जो तीनों समय है ना, ये हड़प्पा संस्कृति को विभाजित किया गया है इन कालखंडों में। ये 3 कालखंड जो है वो हड़प्पा संस्कृति को वर्गित किया गया है, बांटा गया है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, बीसी जो होता है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, बीसी याद रखिएगा। बीसी अगर आपको इंग्लिश में दे दिया जाए साइन तो आप समझिएगा उसका मतलब होता है ईसा पूर्व। एडी जो है इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष को हम एडी कहते हैं। इसके अलावा बीपी जो है वो आज से पहले, मतलब वर्तमान समय से पहले के समय को हम बीपी कहते हैं। इस तरह से आपने हड़प्पा संस्कृति के कालखंडों को समझा, कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये वो 3 भाग हैं, आरंभिक, विकसित और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इस तरह से हड़प्पा संस्कृति के भागों को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इतिहास में ऐसी ऐसी कहानी आपको जानने को मिलेगा ना कि मजा आ जाएगा आपको। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, रसखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। समझिए सबसे पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 से 1922 में, 1921 से 1922 में। किसने किया? दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। किसकी खोज? हड़प्पा संस्कृति की खोज। 1856 की बात है, जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। किसके बीच? कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इसका निर्माण किया जा रहा था। तब एक घटना घटी। क्या हुआ? वो खुदाई होता है ना, जब कोई रेलवे ट्रैक वगैरह बनाया जाता है तो वहाँ पे खुदाई होता है। खुदाई हो रहा था, उसी समय अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, मतलब हड़प्पा से जुड़ी हुई पुरानी चीजें वहाँ पे प्राप्त हुई जब खुदाई हुआ तब। उस समय आधुनिक समय के पाकिस्तान में, अगर अभी की बात कर ले तो लाहौर तो आपको पता है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का वो जगह था, मैंने पहले भी बताया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वगैरह में ये सब चीजें आपको मिलेगा। उन कर्मचारियों ने क्या किया? इसे खंडहर समझ लिया। जो कर्मचारी उसे खोद रहे थे ना, वो उसे खंडहर समझ लिए और वहां से हजारों ईंटें उखाड़ के ले आए। जो समय हड़प्पा संस्कृति का घर बना हुआ था, इन्होंने, कर्मचारियों ने जो खुदाई कर रहे थे उसे खंडहर समझ के उसमें से हजारों ईंटें निकाल ली। अब ईंटें उखाड़ लिया वहां से और चले गए। ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया जा रहा था, लेकिन यह नहीं जान सकी कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। अब उन्हें क्या पता कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, ये कोई घर का खंडहर है। उन्होंने, कर्मचारियों को क्या पता था? उन्हें खोदा, उन्हें ईंट मिली, उन्होंने उखाड़ लिया और रेलवे लाइन बिछाने में उसे उपयोग करने लगे। लेकिन तभी 1920 से 1921 में क्या हुआ? माधो स्वरूप वत्स
एवं दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। पहली बार हड़प्पा संस्कृति की जो बात आती है वो किसके द्वारा हुआ? माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी के द्वारा इसे बताया गया 1920 से 1921 में कि हड़प्पा संस्कृति नाम की चीज भी कुछ थी। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, खोदा, बताया। किसका? मोहनजोदड़ो नाम की जगह का। कब? 1922 ईस्वी में। इसके बाद अभी उत्खनन करने के बाद जो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है ना, जो पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र है, वहां पे लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित था। कौन? मोहनजोदड़ो। ध्यान समझिएगा, लड़काना जिला एक जिला है पाकिस्तान का वर्तमान में, वहां पे सिंधु के नदी जो है उनके दाएं तट पर वहां पे वो स्थित था। रखाल दास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुशानुद्दीन बौद्ध स्तंभ का उत्खनन कर रहे थे। जो ये रखाल दास बनर्जी थे ना, उन्होंने उसमें उपस्थित जो बहुत सारी मूर्तियां थी, बहुत सारे धरोहर थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या, ये कौन सी संस्कृति है। अगर यह संस्कृति है तो इसमें और कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इन्हीं सब चीजों पर कौन काम कर रहे थे? रखाल दास बनर्जी। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, अगर आपको यह पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, बच्चों आप समझाओ हमें कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का। देखिए, मृतकों का टीला, मतलब मुर्दों का टीला, बहुत सारे मुर्दों का अगर टीला हो तो उसे मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। इसके अलावा मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला और मुर्दों का टीला समान अर्थ है, जहां पे लाशों का टीला हो। इसके अलावा है प्रेतों का टीला। तो आपको पता है कि इंसान की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे ही हमारी आस्थाएं हैं कि वो भूत प्रेत बनते हैं, तो ऐसे में प्रेतों का टीला भी मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ का मतलब है। साथ ही साथ सिंध का बाग, सिंध नक्सला और बहुत सारे नाम इनके साथ जुड़े गए हैं। इन दोनों उत्खनन के बाद जब दोनों की खुदाई हुई तो 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, उस समय हमारे भारत पुरातत्व के जो सर्वेक्षण सर्वे के डायरेक्टर थे, उनका नाम था जनरल सर जॉन मार्शल, ने पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व में यह ऐलान किया कि एक नई सभ्यता की खोज की गई है। और इन्होंने कहाँ बताया ये? इन्होंने सर जॉन मार्शल ने लंदन वकीली नामक पत्रिका उस समय हुआ करती थी, उसमें पूरे विश्व के सामने यह बताया कि एक नई सभ्यता का खोज हुआ है जिसे मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया था। और मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ पूछा जाए तो मृतकों का टीला है, मुर्दों का टीला है, प्रेतों का टीला है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और किसने बताया था? ये बताया था सर जॉन मार्शल ने। कहाँ बताया था? लंदन वकीली नामक पत्रिका में। कब बताया था? 1924 में बताया था। आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? और अगर मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता ही भी और सिंधु घाटी सभ्यता भी दोनों एक समान है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह सभ्यता जो है वो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है उसके आसपास फैली हुई थी। नदी के आसपास इलाकों में यह सभ्यता फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था, मतलब यहाँ पे खेती की जाती थी। अब आपको पता है नदी के किनारे वाले जितने भी जमीन होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदी से प्राप्त मिनरल्स उस मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देता है। तो सबसे पहले तो यह सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कही जाती है क्योंकि यह सिंधु घाटी नदी के किनारे ही फैली हुई थी सभ्यता। साथ ही साथ यहाँ का जमीन जो था वो बहुत उपजाऊ था। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे, हड़प्पा वासी यहाँ पे खेती किया करते थे, इसीलिए इस सभ्यता को जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता आपका क्लियर है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, मतलब इनका जो भाषा है, इनके लिखने और बोलने का जो तरीका है, उसके बारे में भी जानना है, क्योंकि एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी, तो ऐसे में इनका अपना पाठ्यक्रम, पुस्तकें, लेखन, बोलने का तरीका भी था। हम अब उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास कब किया गया? 1925 में वेंडेल ने, तथा नवीनतम प्रयास अभी के समय में नटवर झा, गणपत सिंह धान्या, राजा राम ने किया था। पहले जो अगर बात कर ली जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ने का, तो सबसे पहले प्रयास किया था 1925 में
वेंडेल ने। लेकिन अभी अगर तत्कालीन समय की बात कर ली जाए तो नटवरजहा, धनपत सिंह धान्या और राजा राम ने भी इस लिपि को पढ़ने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से नहीं पढ़ा गया है, मतलब सही तरीके से अभी भी सिंधु लिपि का ज्ञान किसी को नहीं है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मुझे संपूर्ण नॉलेज है सिंधु घाटी सभ्यता के इस लिपि का। कोई भी ऐसे अभी तक पुरातत्वविद नहीं आए हैं जिन्हें यह पता है कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। सही तरीके से कोई भी नहीं पढ़ पा रहा, बस सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, इस लिपि का सबसे ज्यादा अक्षर जो है, जो लेटर है, अक्षर जो है, वो मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। सबसे ज्यादा जो लिखावट है, मतलब जो अक्षर है, लिखी हुई जो अक्षर है, वो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिला है और उसके बाद हड़प्पा से मिला है इनकी लिपि। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं। जो बहुत बड़े अक्षर थे वो धोलावीरा से मिला है, जिसे नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। नोटिस बोर्ड समझते हैं ना, कि अपने एरिया, अपने क्षेत्र में किसी भी चीज का प्रचार या ऐलान करना है तो हम एक नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं। ऐसा ही नोटिस बोर्ड कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षर मिले। इनके कहने का मतलब है जो बड़े बड़े अक्षर मिले हैं वो एक प्रकार के नोटिस बोर्ड थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आखिर वे बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता फला फूला और इतने लंबे समय तक इतने सारे कालखंडों को झेला है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ, जब खोदा गया, तो इसमें 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर समझते हैं? हमारे शरीर का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, कंकाल, कंकाल को ही हम अस्थि पंजर कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसमें से आप पूरे मांस को अगर हटा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कंकाल बच जाता है ना। तो जब इस सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हो रहा था तो जमीन के नीचे से ना 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं, कंकाल मिला है। पहले जो कंकाल मिला है, अस्थि पंजर मिला है, उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये एक प्रकार के मानव जाति हैं, इनका नाता जो है वो मानव जाति के संबंध में है। भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन, ये 4 प्रकार के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान। यही 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं, कंकाल मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्रकार के अस्थि पंजर उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में था, क्योंकि इसी अस्थि पंजर के साथ वहां के इंसान जीते थे। उस सभ्यता में इन्हीं 4 तरह के इंसानों को आपको देखने को मिलेंगे। एक ही स्लाइड में बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर यह युग चला है तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसके अच्छे परिणाम थे, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो देखिए, कांस युगीन सभ्यता थी, कांस का उपयोग किया जाता था। कांस आपको पता है एक मिश्र धातु है जो टीन के साथ मिला के बनाया जाता है। तो ये कांस युग था, मतलब यहाँ पे कांस का उपयोग ज्यादा होता था। इसलिए भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से होती है। अच्छा, आपको अब ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि ये कांस युग था? तो जब ये हड़प्पा या फिर आप कहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हो रहा था ना, उसके नीचे से बहुत सारे कांस की चीजें मिली है। कांस के बर्तन, कांस के जेवर, कांस के धातु से बने बहुत तरह के औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस समय के लोग कांस का उपयोग ज्यादा करते थे। व्यापार एवं वाणिज्य गतिविधियों में महत्व। देखिए, ये व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों को बहुत अच्छा मानते थे। ये उस समय भी व्यापार करते थे जिस प्रकार से आज बिजनेस हमारा भारत देश अन्य देशों के साथ कर रहा है। उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता भी व्यापार करती थी, बिजनेस करती थी। इसके अलावा जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, मतलब ये अपने जीवन में बहुत ही शांति से रहते थे। लड़ाई झगड़ा से इनका कोई मतलब नहीं था। कोई भी बम बारूद गोला इनके खुदाई से नहीं मिला है, किसी प्रकार का हथियार नहीं मिला है। और अगर खुदाई में अगर किसी प्रकार का हथियार नहीं मिला है, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि ये किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ पे देखिए, जब उत्खनन में न तो हथियार प्राप्त हुआ है, न औजार ही, न ही रक्षात्मक हथियार, ढाल, कवच आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के अंदर रहने वाले लोगों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। इसके अलावा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप मोहनजोदड़ो कह लीजिए, जब इनकी खुदाई हुई तो इनके
सभ्यता के अंदर आपको स्नान घर मिला है, जिसे हम बाथरूम कहते हैं ना। हमारे नहाने के लिए एक कक्ष होता है, एक गृह होता है जिसे हम स्नान गृह कहते हैं। उस समय इनके सभ्यता के अंदर भी स्नान गृह था, मतलब महिलाओं के सम्मान, पुरुषों के सम्मान के लिए इन्होंने बाथरूम वगैरह, शौचालय वगैरह बनवा रखा था। साथ ही साथ इनके पास एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ है। खुदाई के दौरान यह पता चला कि एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पे ये सभा, मतलब आपस के बातों को इकट्ठा करके आपस में समझते थे, या कोई सभा करना हो, पूजा पाठ करना हो, शादी करना हो, किसी भी प्रकार का समारोह हो, तो उसमें ये सभ्यता के सभी लोग उस भवन में इकट्ठा होते थे और आपस में तालमेल करके उस समारोह को सुचारू रूप से आगे चलाने की कोशिश करते थे। इस तरह से आपने सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को देखा है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। आपको अब यह पता करना होगा कि आखिर हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होता है। हम कैसे जान पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, खुदाई के दौरान हमें आवास प्राप्त हुआ है, घर प्राप्त हुआ है, होम प्राप्त हुआ है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के सभ्यता के लोग भी घर बना के रहते थे। तो ये अब तो सिंपल सी बात है, अगर खुदाई में हमें अगर घर जैसी कोई चीजें प्राप्त होती है तो आप तो यह समझ सकते हैं ना कि वहां पे घर था, वहां के लोग घर के अंदर रहते थे। मृत भांड, अच्छा अब मृत भांड आप समझ लीजिए, मिट्टी से बने हुए बर्तनों को ना हम मृत भांड कहते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा कि मृत भांड क्या होता है। तो उस समय के लोग मिट्टी से बने हुए बर्तनों में अपना खाना, भोजन या पानी, जो भी उपयोग की चीजें होती थी, वो मिट्टी के बर्तनों में करते थे। तो मृत भांड का मतलब भी समझ में आ गया। आभूषण, उस समय के पुरुष और महिला दोनों ना श्रृंगार के लिए आभूषण का इस्तेमाल करते थे। आज भी हमारे देश में या हमारी सभ्यता में आपने देखा होगा, महिला और पुरुष किसी न किसी भी प्रकार से आभूषण का उपयोग करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने एक रिंग पहन रखा है, अब ये रिंग जो है वो हमारे आभूषण का कारण है, हमने इसे आभूषण के रूप में लिया है। महिलाएं ऐसे ही कान में का, नाक में का, पैर में बहुत सारी चीजों, गहनों का उपयोग करती हैं, जिसे हम आभूषण कहते हैं। तो उस समय ना खुदाई के दौरान हमें आभूषण भी प्राप्त हुआ, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं वहां के पुरुष और महिलाएं श्रृंगार के लिए आभूषण का उपयोग करते थे। औजार, अब औजार क्या है, खेती बाड़ी करने के लिए ये औजारों का इस्तेमाल करते थे, शिकार के लिए औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस समय के लोग खेती बाड़ी भी करते थे और औजार बनाने की कला भी थी उनके पास, और वो औजारों के माध्यम से खेती के साथ साथ शिकार में भी मदद लेते थे। मुहरे प्राप्त हुए हैं। देखिए मुहरे क्या है, मुहरे एक प्रकार का करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ भी पैसा है ना, उस समय मुहर हुआ करता था, मुहरों से ये लोग व्यापार करते थे, कोई चीज को खरीद बिक्री करते थे। जैसे हमें अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पैसे लेके जाएंगे, दुकानदार को देंगे, दुकानदार को बोलेंगे भैया मुझे ना एक कुछ ऐसा सामान, चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो या मैगी दे दो, कुछ भी दे दो। तो उसके लिए हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। उस समय पैसे की जगह पे मुहरे चलते थे, मुहरे से ये लोग काम करते थे, खरीद बिक्री करते थे, व्यापार करते थे। इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के, जब इमारत को खोदा गया और खुदाई में इनको सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब पैसे जैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे भी यह लोग इन सब चीजों का आदान प्रदान किया करते थे। तो ये कुछ वैसे पॉइंट हैं जो आपको हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, जो खुदाई के दौरान मिला है और हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है हड़प्पा तो आपने बहुत पढ़ा लिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि हड़प्पा सभ्यता थी कहाँ कहाँ, या सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही थी जो पाकिस्तान में पड़ता है? तो नहीं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो आज भी हमारे भारत देश में है, जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की बहुत सारी जानकारियां हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में तो हैं ही, लेकिन बाकी स्थान जो है वो भारत में है। आप ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें पाकिस्तान के पास है, कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो हमारे भारत में मौजूद हैं हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई। तो वो नागेश्वर एक स्थान है जो गुजरात में है। नागेश्वर एक ऐसा स्थान है जो गुजरात में है। गुजरात हमारे भारत देश का हिस्सा है, भारत का एक राज्य है। तो नागेश्वर में भी हमें हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई लोगों के अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं। बालकोट जो पाकिस्तान में है, चुंद्रहद्रो जो पाकिस्तान में है, कटौजी जो पाकिस्तान में है, धौलावीरा जो गुजरात में है, लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, बनावली जो हरियाणा में है,
राहलगढ़ी जो हरियाणा में है, तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान, ये सब आपस के एरिया है। देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया हैं। तो अब उस समय ये थोड़ी ना पता था कि आगे जाके भारत बन जाएगा और ये आगे जाके पाकिस्तान बन जाएगा। उस समय तो पूरी धरती समतल थी, सभी लोग एक जगह दूसरी जगह बसते थे। तो लेकिन आप गौर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्शन है। गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सभ्यता के लोग थे वो आपस में फैले हुए थे। तो ये कुछ जगह हैं जहां पे अभी आपको हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी के सभ्यता के खनन के बाद बहुत सारी चीजें प्राप्त हुआ है। तो कुछ भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें नगर नियोजन मतलब शहरों को बनाने के तरीके, घरों को बनाने के तरीके, और वास्तुकला, वास्तुकला तो आपको पता है वास्तु ज्ञान कि सही तरीके से ग्रह दृष्टि को देखते हुए समय के अनुकूल यदि घर बनाया जाए तो उसे हम वास्तुकला के हिसाब से बनाया हुआ घर कहते हैं। साथ ही साथ नगर नियोजन भी इनका कमाल का था, बहुत ही टॉप क्लास का नगर नियोजन था। इतने आधुनिक थे ये लोग कि अभी से भी बेहतर घर बना लेते थे। बिना एसी लगाए हुए घर इनका इतना ठंडा और हवादार हुआ करता था कि आप पूछो मत। मतलब बनावट ही इनके घर की ऐसी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप गए हैं वहां पे, कि आपको पता है कि वहां पे एसी जैसा ठंडा होता था? तो जो खुदाई में घर प्राप्त हुआ है उस घर में आज भी अगर आप कमरे के अंदर जाते हैं तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगा, क्योंकि घर का बनावट इस तरह से है कि हवा वहां पे चारों ओर से आपके घर तक आती है। और बनावट जो है वो भी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इनके घर की जो बनावट थी ना, जो शैली था ना, जो नगर का नियोजन इन्होंने किया था ना, वो बहुत ही बेहतरीन क्लास का था। तो देखिए अब इसमें हम पढ़ते हैं कि नगर योजना, ये अपने संस्कृतियों को बनाने के लिए नगर योजना किया था, मतलब अपने शहरों को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था, सजाया था, भवन निर्माण किया था, घरों का निर्माण किया था। यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता में भवन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सार्वजनिक भवन, मैंने बताया था ना कि सभा भवन था, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर किसी भी समारोह के बारे में बात कर सके, उसे हम सार्वजनिक भवन कहते हैं। मतलब सभी लोगों का अधिकार था इस भवन पे। इसके अलावा है विशाल स्नान घर, बहुत बड़ा ही एक नहाने का घर था, जहाँ पे सभी महिलाएं या पुरुष आप कह सकते हैं कि जो नहाने का काम करते थे। उस समय की महिलाएं पुरुष खुले में नहीं नहाते थे, खुले में शौच नहीं जाते थे। तो आप समझ सकते हैं इनका डेवलपमेंट, इनका कंसेप्ट ऑफ माइंड कितना तगड़ा था कि इन्होंने इतनी पुरानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व में भी स्नान घर बना रखा था, बाथरूम बना रखा था, टॉयलेट बना रखा था, पानी के निकासी के लिए नाला बना रखा था, सुदृढ़ नियोजन के हिसाब से घर बना रखा था, सभा भवन बना रखा था। तो कितना माइंड इनका उस समय भी आधुनिक था। अन्न भंडार था, ये जो खेती करके जमीन से अन्नों को निकालते थे उसके लिए इन्होंने उसे इकट्ठा करने के लिए अन्न भंडार, भंडारण बना रखा था। अन्नों को जमा करने के लिए इन्होंने अन्न भंडार, गोदाम बना रखा था, जिसमें ये अपने खाने के सामानों को इकट्ठा करके रखते थे। जल निकास प्रणाली, मैंने अभी बताया ना, इनके जल निकास की प्रणाली थी। आज की तरह हम पानियों को सड़कों पे फैला नहीं देते थे, कचरा नहीं फैलाते थे। ये सड़कों के किनारे एक नाला बनाते थे, और नाला ही नहीं उसके ऊपर उसको ढक भी देते थे कि मच्छर कीड़े बाहर ना आए। और ये सड़कों के किनारे से होते हुए एक ऐसे जगह पे गिरती थी जहां पे पानी को इकट्ठा करके सोख लिया जाता था, बर्बाद नहीं किया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन और वास्तुकला के वो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नगर योजना, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नान घर, अन्न भंडार और जल निकास प्रणाली। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे वो आशा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना मतलब बस्तियां, ध्यान समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी उसमें हम बस्तियों के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां ना दो भागों में बटी हुई थी, समझिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता थी और इनके यहाँ जो ये योजना बना के बस्तियां बनाते थे, इनको इन्होंने दो भागों में बांट रखा था। पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो पहले तो जानते हैं कि दुर्ग किसे कहते हैं। दुर्ग जो होता था वो बड़े बड़े ईंटों से, बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ होता था। ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी और दुर्ग की दीवारों से घेरा जाता था, बड़े बड़े दीवारों से घेरा जाता था।
देखिए अब इनका जो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था, मतलब बहुत ही अच्छे काम या बहुत जरूरी कामों के लिए दुर्ग का उपयोग किया जाता था। नॉर्मली दुर्ग का उपयोग नहीं होता था। दुर्ग की बनावट जो थी वो बड़े बड़े ईंटे से चबूतरे को घेर के बनाया जाता था। आपने बहुत सारे फिल्म में देखा है ना कि दुर्ग राजाओं के किला के अंदर दुर्ग होता था, तो वो दुर्ग इसी सामान से बनाया जाता था कि इनके जो कच्ची ईंटों के चबूतरे थे उससे बनी होती थी, और ये दीवारें जो हैं इनको घेरा जाता था, दीवारों से, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता था। तो ये दुर्ग हो गया। अब निचला शहर समझ लीजिए। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब जो नीचे का शहर था जिसे हम निचला शहर के नाम से जानते हैं, वो आवास मतलब रहने का संकेत देता है कि वहां पे लोग रहते थे, निवास करते थे, उस पे अपना जीवन यापन करते थे। इसके साथ साथ अब देखिए निचला शहर भी जो है वो दीवारों से घेरा गया था। नीचे वाले शहर को भी ना दीवारों से घेर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। देखिए जो निचला शहर था यहाँ पे लोग आवास का काम करते थे, रहने का काम करते थे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि निचले शहर को भी ना ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेरा जाता था। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कई भवन ऐसे भी मिले हैं वहां पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े ऊंचाई पर बनाए गए हैं। मतलब उनमें नींव डाल के, बहुत आपको तो पता है ना घर बनाने से पहले लोग नींव का निर्माण करते हैं, नींव डालते हैं ताकि घर मजबूत हो। तो ये नींव को ऊंचा करके भवनों को ऊंचा कर देते थे। इस तरह से आपने दुर्ग को समझ लिया और निचला शहर समझ लिया। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियों की विशेषताएं। जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके सड़क और गलियां क्या थी, कैसी थी, इनकी विशेषताएं कैसी थी। देखिए समकोण पर एक दूसरे की काटती हुई सीधे सड़कें, जिसके कारण पूरा क्षेत्र जो है वो विभिन्न आयताकार खंडों में विभक्त हो गया था। इनके बनाने का तरीका, इनको अपने शहरों को नियोजित करने का तरीका जो था बिल्कुल समकोण था। 90 डिग्री एंगल पे बनाते थे और पूरे शहर को एक आयताकार रूप में ढाल दिया था। ये नहीं कोई यहाँ घर बना लिया, कोई वहां बना लिया, जहां जमीन हाथ लगा वहीं पे घर बनाना शुरू कर दिया। नहीं, इनकी सभ्यता के अंदर इन्होंने बहुत ही सुचारू और बहुत ही सुसज्जित ढंग से अपने शहर को सजाया था, जिसे जाल पद्धति भी कहते हैं। इन्होंने जिस तरह से घर बनाया था इसे ही हम जाल पद्धति भी कहते हैं। ये अक्सर 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पद्धति, चैस बोर्ड पद्धति भी इसे ही कहते हैं। ऑक्सफोर्ड पद्धति और चैस पद्धति भी हम इसी तरह के घर बनाने के तरीकों को कहते हैं। सड़कों का निर्माण जो होता था उस समय, जो उनके सड़कें होती थी वो मिट्टी से किया जाता था, माटी से, मिट्टी से, सॉइल से बनाया जाता था। बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले। बनावली एक जगह का नाम है जहां पे आपको हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं। तो वहां पर जो सड़क मिला है ना, उस पे आपको गाड़ियों के, मतलब कि वाहनों के निशान तक मिले हैं सड़कों के ऊपर। एवं सड़क को पक्की करने का प्रयास भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा भी एक जगह है जहां पे सड़कों को, जो कच्चा सड़क, मिट्टी के सड़क को कच्चा सड़क कहते हैं, उसे पक्का करने के भी सबूत मिले हैं। मतलब आज की तरह आधुनिक रोड बनाने के भी सबूत मिले हैं। सड़क के किनारे क्या होता था वो भी अब जान लीजिए। किनारे, सड़क के किनारे जो है वो पानी निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, इनका निर्माण इतना मस्त था, इतना सॉलिड था बॉस, कि ये अपने सड़कों के किनारे ना नालियां बनाते थे। सड़कों पे कोई दिक्कत ना हो, सड़क के किनारे किनारे पानी के निकास का, पानी को बाहर निकालने के लिए ये नालियों का निर्माण करते थे। नालियों को ढकने की व्यवस्था भी होती थी। ये नालियों को खुला नहीं छोड़ देते थे, नालियों को ढक के रखते थे, क्योंकि पानी तो जो होती है घर से निकास करते हैं वो गंदा पानी होता है, और ऐसे में नाली में वो जमता जाए तो उसे कीड़े मकोड़े आने का ज्यादा टेंशन हो जाता है, मच्छर पनपने का ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो ये लोग इतने आधुनिक थे बॉस उस समय कि इन लोगों ने उसको ढक के रखा था। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता था। देखिए यही वो शोषक कूप है जिसमें पानी गिरता था और पानी को सोख लिया जाता था, जिसमें गंदगी रुक जाती थी और पानी खत्म हो जाता था, और इसके बाद ये गंदगियों को वहां से साफ करके हटा देते थे। देखिए पक्के ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। जो ईंट था ना, जो पके हुए ईंट थे, उसका उपयोग ये लोग खूब करते थे। ईंटों का उपयोग, लोगों को लगता है कि हम आज ईंट का निर्माण किए हैं, आज हम ईंटों से घर बनाते हैं। नहीं साहब जी, ये ना 2600 से 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने कर लिया था। वो बहुत ज्यादा ईंटों का उपयोग करते थे। इस तरह से आपने देखा हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और नालियों की विशेषताएं क्या थी।
आगे की स्लाइड में हमें अब देखना है कि हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण कैसा था। मतलब कि जो हड़प्पा की संस्कृति थी, जो हड़प्पा की सभ्यता थी, उसमें भवनों का निर्माण कैसा होता था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मानव पर आधारित थी। मतलब इनके जो घर बनते थे ना, इनका जो घर बनता था या फिर आप कहिए इनके जो डिजाइन बनते थे, उसमें ये आंगन देते थे। जैसे आज के समय में आप अपने गांव में देखेंगे तो आपके घरों के आसपास ना जो घर बनते हैं उसके बीच में आपको आंगन देखने को मिलेगा। तो उस समय भी आंगन हुआ करता था, जिसमें क्या था, शौचालय था, स्नान घर था, रसोई घर था, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। मतलब आज की तरह बिल्कुल डेवलपमेंट के साथ कि ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये स्टोर रूम है, ये बाथरूम है, टॉयलेट है, ऐसे ही उस समय भी आपको अलग अलग तरह के कमरे वहां पे देखने को मिले हैं। अब मैं बता दूं कि मजबूती के लिए इन्होंने, जो अपने घर को मजबूत करने के लिए इन्होंने नींव निर्माण का भी उपयोग किया है। आज के समय में अपने घर को मजबूत करने के लिए हम लोग नींव डालते हैं ना, नीचे अच्छे से सीमेंट वगैरह का ढालना ढालते हैं ना, ये भी उस समय नींव का निर्माण करते थे। सड़कों के किनारे मकान बने थे और इनका जो मकान था वो सड़कों के किनारे बना हुआ था एकदम मॉडर्न तरीके से। इसके अलावा क्या था, सड़कों के किनारे बने होने के कारण तो हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मतलब जमीन जो धरातल था उससे ऊपर की ओर मकान बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर तो खुले होते थे, लेकिन ये आने जाने का रास्ता ना घर के पीछे रखते थे, ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण वगैरह घर में ना आए, शोर शराबा घर में ना आए। तो इतने आधुनिक तरीके से इन्होंने अपने सभ्यता में भवन निर्माण करवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि भवन निर्माण की जो क्रिया थी वहां पे कैसे होती थी, किस तरह से डिजाइन करते थे। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ ऐसे भी भवन मिले हैं, ऐसे भी कमरे मिले हैं, ऐसे भी भवन मिले हैं जिसमें सार्वजनिक कार्यों के लिए बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था दुर्ग वाला और दूसरा था निचला हिस्सा। तो दुर्ग वाला और निचला हिस्से के बारे में यहाँ पे जानने वाली बात है कि देखिए, ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन एवं निचली हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ऊपर के भवन थे ना वो दुर्ग थे, उसमें सार्वजनिक चीजें थी, मतलब सार्वजनिक भवन या फिर किसी समारोह के लिए मीटिंग करना। लेकिन निचला वाला जो जगह था वो यहाँ पे खुद ही रहते थे। इसके अलावा बता दूं, उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। जब खोदा गया तो वहां पे सार्वजनिक भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से भी मिला है जो 70 मीटर लंबा था, 24 मीटर चौड़ा था और यह उस काल की संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर लगभग 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा एक वर्गीकृत कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है। मतलब जो सार्वजनिक हॉल था, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था, उसकी लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पे बताई गई है कि 70 मीटर लंबा था और 24 मीटर चौड़ा था। और आपको पता है जो इसका अवशेष मिला है उसमें 20 स्तंभ लगे हुए थे, 20 पिलर लगे हुए थे इसके मजबूती के लिए। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया था। शुरुआत के समय में मैंने आपको बताया था ना कि हम हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो इत्यादियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही बात कहा गया है कि एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है कि इस तरह के भवन का उपयोग किस कारण से होता था। तो आपसी विचार विमर्श के लिए होता था, धार्मिक आयोजन के लिए होता था और सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। इतने बड़े जो थे सार्वजनिक भवन, उसका इस्तेमाल इन्हीं सब कारणों से या इन्हीं सब कामों के लिए किया जाता था। इस तरह से आपने हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक भवन भी समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर, एक बहुत बड़ा बाथरूम था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ा स्नान घर था। देखिए, स्नान घर का जलाशय किले में स्थित था, किले के अंदर ही इसका जलाशय था। 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा इसके तल पर सीढ़ियां बनी हुई थी। ये सीढ़ियों के द्वारा इस स्नान घर में लोग नहाते थे। अब देखिए, क्या था, एक पूरा गोल था, उसमें सीढ़ी बना हुआ था, अंदर पानी था, लोग जाते थे, नहाते थे और बाहर आ जाते थे।
स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे। जहां पे ये स्नान कुंड था सीढ़ियों वाला, उसके चारों तरफ दरवाजे कमरे बने हुए थे और बरामदे भी बनाए गए थे। बरामदा समझते हैं ना, कमरे के बाहर थोड़ा सा जगह जो छोड़ दिया जाता है जिसे हम बरामदा कहते हैं, तो बरामदे भी बनाए गए थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ था। स्नान कुंड जो था जहां पे लोग स्नान करने के लिए बनाए हुए थे जगह, वहां पे एक कुआं बना हुआ था जिससे पानी कुंड में आता था। उस कुएं के माध्यम से ही पानी उस कुंड में आता था जिसमें जाके लोग नहाते थे। और इतना नहीं, कुंड के गंदे पानी जब हम नहा लेते थे या फिर जब वो लोग नहा लेते थे तो वो गंदा पानी निकासी से बाहर चला जाता था। उसके बाहर निकालने का भी इन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा था। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। जो भी नहाने के बाद गंदा पानी बच जाता था वो शहर से बाहर निकल जाता था। स्नान घर की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए, जो स्नान घर का जो दीवार सब था, आपको तो पता है जहां पे पानी का लगाव होगा वहां पे सीलन हो जाता है, तो सीलन से बचने के लिए इनका दिमाग देखिए, ये तारकोल का प्रयोग करते थे। तारकोल को कहीं कहीं अलकतरा के नाम से भी जाना जाता है, आप समझिएगा बात को। तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नान घर में 6 प्रवेश द्वार थे। स्नान घर में घुसने के लिए 6 दरवाजे वहां पे दिए गए थे। स्नान घर में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। बड़े ही कमाल का लॉजिक था भाई साहब इनका। अगर आप गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो गर्म पानी है, ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो ठंडा पानी है। आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा कि यहाँ के लोगों को अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनने की भी आदत थी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही कपड़ा वो सालों भर के मौसम में पहनते थे। वो बहुत ही फैशनेबल थे, बहुत ही आधुनिक थे और वो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़ों का उपयोग करते थे। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस स्नान घर के बारे में अब सबकी अलग अलग राय थी। एक थे एमिस्ट मैंक, वो क्या कहते हैं कि यह स्नान घर पुरोहितों के लिए बनाया गया था। मतलब जो पंडित थे, जो पूजा पाठ करते थे उस सभ्यता के अंदर, या फिर कहिए जिनका दर्जा सबसे ऊंचा था, उनके लिए इस तरह के स्नान घर बनाए गए थे। तो इस तरह से आपने हड़प्पा सभ्यता के विशाल जो स्नान घर था, बाथरूम था, उसके बारे में भी जान लिया। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। अन्न भंडार को भी जानना जरूरी है। देखिए, अन्न भंडार क्या है? जो ये खेती करते थे ना और जो ये अन्न उगाते थे उसे इकट्ठा करके रखना ही अन्न भंडारण कहलाता है। हड़प्पा नगर के खुदाई में यहाँ के किलों के राजमार्ग में, मतलब रास्ते में 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। मतलब 6-6 पंक्तियों में यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम मिले हैं जिसमें अन्न रखे जाते थे। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर होती थी। मतलब ये छोटे मोटे नहीं, 18 मीटर और 7 मीटर चौड़ाई के अन्न भंडार हुआ करते थे इनके। इनका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था, पहले तो आपको पता है व्यापार करने के लिए या कहीं जाने के लिए या कहीं से आने के लिए मुख्य मार्ग क्या था? तो मुख्य मार्ग नदी थी। तो नदी के ओर ही इसका दरवाजा खुला हुआ था, ताकि अगर हम कोई सामान वहां से लेके आए तो डायरेक्ट भंडार गृह में डाल दे, या फिर कोई सामान हमें अगर किसी दूसरे जगह पर व्यापार के लिए बेचना है तो ले जाना है तो उसे हम उसी रास्ते से डायरेक्ट नदी के पास ले जाए। इतना ताल झमेला नहीं करना है कि शहरों से घूम के जाना है, सड़कों से जाना है, उसमें ज्यादा समय लगता, ज्यादा समस्याएं होती। इसलिए उन्होंने विचार ही ऐसा बनाया, ऐसा तरीका बनाया था कि डायरेक्ट वह रास्ता नदी की ओर ही खुलता था कि कोई भी चीज आओ भंडार गृह में डाल दो, कोई भी चीज जाना है तो भंडार गृह से जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अन्न भंडारण में एकत्रित किया जाता था। जो भी सामान ये बाहर से लाते थे तो नदी के रास्ते से ही ये एकत्रित कर लेते थे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता का जो जल का बाहर ले जाने का प्रणाली था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। संस्कृति जो थी बिल्कुल सोसाइटी थी, सिटी थी, या फिर कहीं बहुत डेवलप था, आधुनिकरण था इनके यहाँ। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। ये बहुत ही ऊंचे लेवल के जीवन स्तर को जीते थे। गंदगी पसंद नहीं था, साफ सफाई रखते थे, शहरों को सुसज्जित रखते थे। इनके पास एक पर एक मकान था, हर चीज के लिए सुविधा थी इनके पास। घरों का गंदा पानी जो होता था, काम करने के बाद जो घरों से गंदा पानी निकलता था, वो सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहरों से बाहर हो जाता था। हमने आपको पहले भी बताया ना कि सड़क के किनारे ये नाली बना के रखते थे, जिस नाली से गंदे पानी
सड़कों के किनारे होते होते शहर से बाहर चले जाते थे और बाहर में ये एक सोखने वाला बना रखा था, जिसको ये सोखता के नाम से यहाँ जानते हैं। सोखने वाले में पानी जाता था और पानी सूख जाता था और कचरा बाहर आ जाता था और बाद में ये लोग कचरा को साफ कर लेते थे। नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, नाली जो ये बनाते थे सड़क के किनारे, इसमें ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। पक्के ईंट के द्वारा ये नालियां तैयार की जाती थी। इसको प्लास्टर भी किया जाता था, मतलब इसको अभी के समय में दीवारों पर हम प्लास्टर करते हैं ना चिकना रखने के लिए, तो ऐसे ही ये उस समय प्लास्टर का भी प्रयोग करते थे, जिससे नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लास्टर करने से क्या होता है, दीवारें मजबूत हो जाती है, दीवार चिकना हो जाता है। तो ये लोग ऐसा प्लास्टर इसलिए करते थे ताकि नालियों में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि ये तो लंबे समय के लिए नालियां बनाते थे। ऐसा तो नहीं है आज बना लिया कल खराब हो जाएगा तो फिर कल से बना लेंगे, नहीं, पूरे शहर का पानी जाता था। इसलिए पहले से ही ऐसा व्यवस्था बना के रखे थे प्लास्टर व्लास्टर करके कि लंबे समय तक ये नालियां चलती रहे। इसलिए प्लास्टर के लिए इन्होंने क्या किया, चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया, जो आज के समय में भी प्लास्टरों के लिए किया जाता है। वो बहुत पहले, मतलब कि 2600 ईसा पूर्व, इस समय में ही इन्होंने ये सब चीजें कर लिया था। प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम आदि का प्रयोग करके ये दीवारों को बिल्कुल प्लास्टर कर दिया करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें समाज का कैसा जीवन था, वहां के लोग रहने वाले कैसी जीवन व्यवस्था को निर्वाह कर रहे थे, कैसे अपने समाज के अंदर लोगों के साथ तालमेल बनाए हुए थे, या झगड़ा लड़ाई करते थे, या फिर परेशानी थी, क्या था उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो आपस में कैसे रहते थे, इस बारे में जानेंगे। सामाजिक संगठन था, वो एकत्रित थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, वो बिल्कुल मिलजुल के रहते थे। भोजन, वो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में भोजन के लिए उनके पास भरपूर सुविधा थी। वो भोजन खुद से खेती करते थे और जो चीज उनकी कमी होती थी वो व्यापार के मार्ग से वो अपने यहाँ ले आते थे और उसका वो अन्न भंडार में रख देते थे। वस्त्र उनके पास था, कपड़े उनके पास थे। आभूषण एवं सौंदर्य प्रदर्शन, देखिए आभूषण का उपयोग उस समय भी होता था। हड़प्पा संस्कृति के भी महिलाएं और पुरुष जो हैं वो आभूषण का उपयोग करते थे और सौंदर्य प्रदर्शन करते थे, जो आज तक हमारी संस्कृति में चलता आ रहा है कि महिलाएं या पुरुष आप कहिए, अगर वो बहुत खूबसूरत है या फिर बहुत सारी चीजों का वो उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा सोना चांदी का उपयोग कर रहे हैं, तो वो प्रदर्शन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। मनोरंजन था इनके पास, ये मनोरंजन के लिए विकार करते थे आपस में। समाज के अंदर खेल कूद, शिकार करना, शतरंज खेलना, ये सब इनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। प्रौद्योगिकी, अब प्रौद्योगिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके जीवन में। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये कांसा का उपयोग बनाते थे, वो टीन के साथ पीतल वगैरह को मिला के मिश्र धातु का निर्माण करते थे। ये आधुनिक प्रौद्योगिकी के रूप में काम करते थे, फैक्ट्री के रूप में काम करते थे। मृतक कर्म, अगर कोई इंसान यहाँ पे इनके समाज में मर जाता था, अंतिम संस्कार करने के लिए भी ये उपयुक्त व्यवस्था रखे हुए थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार इन लोगों के समाज में होता था। चिकित्सा विज्ञान, अगर कोई अचानक से बीमार पड़ जाए तो उसके लिए ये चिकित्सा विज्ञान, इनके पास डॉक्टर भी थे, वैद्य भी थे। और कुछ समय ये मैंने आपको बता दूं कि उस समय ना ये समुंदर के या नदियों के अंदर जो फेन होता है उससे भी दवाइयां बनाते थे। जी हाँ, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का उपयोग करके ये चिकित्सा के लिए उस समय उपयोग करते थे। इस समय आपको चिकित्सा विज्ञान के अंदर ये सब चीजें आएगा तो आप समझ जाइए कि इनके सामाजिक जीवन में ये सारी चीजें उपलब्ध थी जो आज हम अपने सामाजिक जीवन में ढूंढते रहते हैं। वो आज से हजारों हजार साल पहले हड़प्पा संस्कृति के अंदर ऑलरेडी मौजूद था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। अब हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संगठन को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार। एक इतिहासकार थे, पुरातत्वविद भी थे। गॉर्नर चाइल्ड ने समाज के 4 भागों में विभाजित किया है। इन लोगों के समाज को पूरे 4 भागों में विभाजित किया है। किसने? इतिहासकार गॉर्नर चाइल्ड ने। हमारे इस इतिहास को, मतलब हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। इनके समाज को अलग अलग 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग है शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ज्ञानी थे। उसमें कौन आते थे? पुरोहित आते थे, पंडित आते थे,
चिकित्सा, डॉक्टर आते थे, जादूगर और ज्योतिष आते थे। उस समय आपको ये भी पता चला होगा कि उस समय जादू दिखाने वाले लोग भी हुआ करते थे, ज्योतिष विज्ञान के जानकार भी हुआ करते थे। इन सबको किस वर्ग में रखा गया? शिक्षित वर्ग में रखा गया, इन्हें पढ़े लिखे वाले वर्ग में रखा गया। दूसरा वर्ग है योद्धा और सैनिक। अब योद्धा सैनिक, इसकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेषों से मिले। जो दुर्ग बनाए जाते थे उसकी सुरक्षा के लिए योद्धा और सैनिक को तैनात किया जाता था, इसकी पुष्टि अवशेषों से ही मिला है। दुर्ग के अंदर जब खोदा गया तो उनके अवशेष से यह पता चला कि यहाँ पे सैनिक भी हुआ करते थे। अब है व्यापारी व दस्ताक्षर। देखिए बुनकर, कुम्हार जो है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, कुम्हार होगा। जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी से चाक के द्वारा, उन्हें हम कुम्हार के नाम से जानते हैं। स्वर्णकार, जो सोने के आभूषण बनाते हैं, उन सभी को व्यापारी हो और दक्षाक्षर में रखा गया। इसके बाद है श्रमिक एवं कृषक, जो किसान हुआ करते हैं या फिर जो लेबर का काम करते थे। इसमें आ गए हैं टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले, और भी बहुत सारे थे। तो ये जो इतिहासकार गवर्नर चाइल्ड थे, वो उस समय हड़प्पा सभ्यता के पूरे समाज को 4 अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला था शिक्षित वर्ग, फिर था योद्धा और सैनिक, तीसरा है व्यापारिक और दस्ताक्षर, और श्रमिक एवं कृषक। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं इसको मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह के वस्त्र का उपयोग करते थे? देखिए, वो भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता में गर्मी आया तो वो गर्मी के कपड़े पहनते थे, सर्दी आया तो सर्दी के कपड़े पहनते थे, बरसात आया तो बरसात के कपड़े पहनते थे, बसंत ऋतु आया तो बसंत ऋतु के कपड़े पहनते थे। जैसा मौसम होता था ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग वैसे ही कपड़ों का उपयोग करते थे, अलग अलग वस्त्र पहनते थे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। महिला का कपड़ा अलग था और पुरुष का कपड़ा अलग था। ऐसा नहीं था कि एक ही तरह के कपड़े दोनों पहनते थे। पुरुषों के पहनने का जो स्टाइल था वो धोती था। हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी जो पुराने लोग हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं, गमछा रखते हैं। तो उस समय भी हड़प्पा संस्कृति में भी पुरुषों के द्वारा धोती और पगड़ी वाले कुर्ता और दसाले वाले कुर्ता या पगड़ी लगाना या धोती पहनना ऐसी रिवाज थी। और महिलाओं में घाघरा में साड़ी पहनती थी। साड़ी आज भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। उस समय भी महिलाएं हड़प्पा संस्कृति में और सिंधु घाटी सभ्यता में भी साड़ी पहनती थी। चुंदरों से प्राप्त मूर्ति में आपको पगड़ी भी देखने को मिलेगा। एक जगह है चुंदरो जहां पे पगड़ी वाला भी मिला है, मतलब वहां के लोग उस समय पगड़ी का उपयोग भी करते थे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन, ये भी अब समझने वाली बात है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, दोनों ही गहने के शौकीन थे। हड़प्पा संस्कृति में और सिंधु घाटी सभ्यता में आप कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं जो है वो दोनों गहनों के शौकीन हुआ करते थे। वो अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद हार, धनी लोगों के हाथों में सोने जैसे कीमती धातु के आभूषण इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। जो गरीब लोग थे वो कांसे से बने हुए आभूषण का उपयोग करते थे, लेकिन उस समय के भी जो धनी लोग थे वो सोने से बनी आभूषणों का उपयोग करते थे। सामान्यतः लोग, जो गरीब लोग थे, वो तांबे, कांसा तथा हड्डी के बने आभूषण का उपयोग करते थे। अब आपको समझा देता हूं कि हड्डी कैसे, तो हाथी के दांत वगैरह, हिरन के दांत वगैरह के या सींग के जो आभूषण ये बना सकते थे, उसका भी उपयोग अपने सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए इनके द्वारा किया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ता हूं। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन। अगर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे? अपने खेलकूद के लिए क्या करते थे? तो मछली पकड़ना इनके मनोरंजन का पहला साधन था। इसके अलावा शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियां, झुनझुना समझते हैं ना, ऐसे बजाने वाला, सीटियां आपको वो भी पता है, सीटियां, और शतरंज के खेल में उनके मनोरंजन के साधन थे। अब ये क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, दौड़ धूप करते थे जानवरों के साथ, झुनझुने बजाते थे, सीटियां और शतरंज आदि इनके
प्रमुख साधन थे मनोरंजन के। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेल खेलते थे। आज भी बच्चों को आपने देखा होगा पत्थर फेंक फेंक के खेलने वाला। तो ये सब सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं पहले से ही आई है और पहले ये सब चीजें ऑलरेडी होती थी। 2 पहिए वाले तांबे का रथ भी मिला है जो नृत्य। अच्छा, वहां पे आपको मैं बता दूं कि लोग ना डांस के भी बड़े शौकीन थे, नृत्य वगैरह होता था इनके मनोरंजन के लिए। इनके सभा में नाच गान इत्यादि होता था और ये इनके मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था। प्रौद्योगिकी की अगर बात कर ले तो ये अपडेटेड थे। वे धातु कर्म का निर्माण करते थे, धातुओं का निर्माण करते थे, अयस्कों से धातु अलग करते थे, अयस्क से धातु को अलग करने का भी काम करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग धातु का भी निर्माण करते थे, जैसे तांबे में चांदी व टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे। अयस्क की आपूर्ति ये राजस्थान प्रांत के खेड़ी और बिहार प्रांत के हजारीबाग से करते थे। अगर इन्हें अयस्क चाहिए होता था तो ये व्यापार के लिए कहाँ जाते थे? राजस्थान जाते थे या फिर बिहार आ जाते थे हजारीबाग, जहां से इन्हें अयस्क भरपूर मात्रा में मिल जाता था। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रौद्योगिकी में भी आगे थे। इनके मनोरंजन का साधन क्या था, ये अपने आप को कैसे संवारते थे, आभूषण का उपयोग करते थे, तो सारे महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे आपने समझ लिया है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म मतलब अनोतिष्ट क्रिया। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग मर जाते थे उसके बाद उनका क्या होता था? अगर लोग मर जाने के बाद उनके साथ क्या बीतता था, तो ये देखिए हड़प्पा संस्कृति के जो लोग भी थे वो क्या करते थे, मरने के बाद उनका श्राद्ध का कार्य करते थे, श्राद्ध का कर्म करते थे, अंतिम संस्कार करते थे, जैसे आप आज के समय में देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगर जिसे मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, ये जो मोहनजोदड़ो है, बनावली है, हड़प्पा, कालीबंगा है, ये सब क्या है, वो ऐसे जगह हैं जहां पे इनके अवशेष मिले हैं। उसमें ना शमशान का भी अवशेष मिला है। शमशान तो पता है ना, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है, लोगों के मरने के बाद उनको जलाया जाता है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर जॉन मार्शल जो उस समय के डायरेक्टर थे पुरातत्वविद के, उन्होंने इनके मतलब मृतक कार्यक्रम को 3 भागों में बांट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो आइए जानते हैं वो 3 प्रकार कौन है। पूर्ण समाधिकरण समाधान, मतलब पूर्ण समाधिकरण समाधान। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो आगे की स्लाइड में पूरे डिटेल से मैंने बताया, आप बिल्कुल मत घबराइए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, मतलब आंशिक रूप से इनका समाधान करना, पूर्ण समाधिकरण, और दाह कर्म, क्लेश समाधान। ये 3 जो है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे मैं आपको इन तीनों को समझाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि सर जॉन मार्शल जो थे, इनके अंतिम क्रिया को 3 भागों में बांट दिया है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। तो ये 3 भागों में इसे बांट दिया गया है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। देखिए पूर्ण समाधान क्या है। अभी मैंने आपको 3 इनके अंतिम क्रिया के बारे में बताया, 3 तरह से अंतिम संस्कार करते थे। तो सबसे पहले था पूर्ण समाधान। तो पूर्ण समाधान को समझिए, सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। आज भी दफनाने की जो क्रिया है वो कुछ ऐसा ही है कि सबों को एक खास दिशा में ही लिटा के दफनाया जाता है। तो उस समय भी सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी भी मिली है जो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है। कुछ सारी कब्रें तो ऐसे मिली जो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ दफनाते थे, लेकिन कुछ कब्र ऐसे भी हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको ताबूत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है, जिसको दक्षिण से उत्तर की तरफ दफनाया गया है और ताबूत में दफनाया गया है, उसे विशेष कब्र के रूप में देखा गया है। मतलब या तो धनी मनी व्यक्ति रहे होंगे या उस समाज के ऊपर पोस्ट के व्यक्ति रहे होंगे, पुरोहित रहे होंगे या कोई राजनीतिक नेता रहे होंगे। इस तरह के कब्र को क्या दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है। लोथल जहां पे ये हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले, वहां पे क्या हुआ, पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला तथा सब करवट के रूप में है। करवट के रूप में है मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं और बिल्कुल लेटा हुआ नहीं है, मतलब आधा घुमा हुआ है। जैसे हम लोग रात में कभी करवट बदल बदल के सोते हैं ना, ऐसे ही है।
और देखिए यहाँ पे युग्म शब्द भी मिला है। युग्म शब्द समझते हैं, स्त्री और पुरुष को एक साथ देखा गया है। एक ही शब्द में आपको स्त्री भी मिलेगी और पुरुष भी मिलेगी, जिससे यह पता चलता है कि साला उस समय भी सती प्रथा था। उस समय भी सती प्रथा था। पुरुषों के मृत्यु के बाद महिलाओं को साथ में ही दफना दिया जाता था। तो इस तरह से समझे कि हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको सती प्रथा जैसी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है वो मिला है हड़प्पा से। अभी तक का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान मिला है जहां पे लाशों को दफनाया जाता है वो हड़प्पा से मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। अगर आप गूगल करोगे R37 तो आपको बहुत सारे इमेज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि कवर को देखें तो आप R37 गूगल कर सकते हैं, वहां से आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे एच कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। एक कब्रिस्तान जो मिला है उसे हम R37 के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हड़प्पा संस्कृति में एक कब्रिस्तान मिला है उसे एच कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। इस तरह से आपने पूर्ण समाधान को समझ लिया कि पूर्ण समाधान कैसे होता था, किस दिशा से किस दिशा की ओर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। आइए हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आंशिक समाधान नंबर 2। आंशिक समाधान क्या है? तो सबको पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना देना। ऐसी भी क्रिया होती थी उस समय अनुमान के हिसाब से कि लाश, ये जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसे छोड़ दिया जाता था। जितना जानवर खा सके, पशु पक्षी खा सके, चील कौवे नोच के खा सके, इसके बाद जो बच जाएगा उसको दफनाया जाता था। इसीलिए आंशिक समाधान इसका नाम दिया गया है। क्लेश समाधान दाह कर्म क्या है? तो दाह के पश्चात मतलब जलाने के बाद या दफनाने के बाद बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा में रखकर दफना देना। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज का एक हिस्सा है ना। जब हम लाशों को जलाते हैं तो उसके कुछ राख को, हड्डियों को लेके गंगा में या काशी या किसी पवित्र स्थान पर जाके प्रवाहित करते हैं ना। इसी को क्लेश समाधान या दाह कर्म कहा गया है, जो उस समय हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता था। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान, जी हाँ, डॉक्टर भी थे हड़प्पा सभ्यता में। आज की तरह केमिकल वाले नहीं, जड़ी बूटी वाले, पहाड़ों के कंदमूल वाले। तो देखिए जड़ी बूटी, फल और वृक्षों के पत्ते, विशेष प्रजाति के वृक्षों के फूल, रस का सेवन करते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उस समय के जो जानकार चिकित्सक थे या वैद्य थे, उन्हें यह पता था कि किस फल का जूस पिलाना है, किस पेड़ की पत्ती को डालना है, किस पेड़ के फल को इसे खिलाने से बीमारी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ ये हिरन, जो डियर होता है, हिरन होता है, उसके सींगों का चूर्ण बनाते थे। और समुद्र के फेन, मैंने अभी आपको बताया था नदी और समुद्र में फेन होता है, उसके झाग से भी ये औषधि बनाते थे। और यहाँ पे आपको शिलाजीत भी देखने को मिलेगा। शिलाजीत का भी उपयोग इनके द्वारा किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान भी मौजूद था। वहां के चिकित्सक या फिर आप वैद्य कह लीजिए, उन्हें पता था कि कौन से बीमारी में कौन सा फल, फूल, पत्ती हमें देना है। हिरन के सींगों का जो चूर्ण बनाते थे वो कौन सी बीमारी में देना है। साथ ही समुद्र के फेन से जो दवाई बनाई जाती थी उसका उपयोग कहाँ करना है। तो आंशिक समाधान भी आपने समझ गया कि सबका दान मतलब अंतिम संस्कार कैसे होता है आंशिक रूप से। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन, आखिर हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था ना, तो उनका जीवन कैसे चलता था, वो भोजन कैसे करते थे, उनका डेली का काम जो है वो कैसे होता था। तो कृषि के माध्यम से ये अपना भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में विश्वास रखते थे और वो खेती करते थे। इसके बाद पशुपालन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा पशुपालन मतलब गाय, भैंसी, भेड़, ये देखिए बहुत सारे तरह के जानवर, ये सुअर भी पालते थे, ये हाथी भी पालते थे, ये गाय, भैंस, बकरे इत्यादि पालते थे। लेकिन ऐसा दिया गया है कि ये घोड़ों से अपरिचित थे, ये घोड़ा नहीं पालते थे, या फिर कहिए इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं था। व्यापार करते थे, ये एक जगह से दूसरे जगह जाके व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे और व्यापारिक गतिविधियों पे ये बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। कुटीर उद्योग करते थे, छोटे छोटे अपने घरों में ये उद्योग करते थे और सामान बनाते थे और उसे बाहर की जगहों पे जाके बेचा करते थे, कुटीर उद्योग करते थे।
माप तौल के बाट, इनके पास तौलने के लिए, मापने के लिए वजनदार बाट था। जैसे आज हमारे दुकानों पे आपको देखने को मिलता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, उस समय भी ऐसा ही था कि माप तोल का बाट हुआ करता था। किनके पास? हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में मदद करने के लिए। तो इस तरह से आपने हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को भी समझ लिया। आइए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा कहता है हड़प्पा की कृषि। जो हड़प्पा संस्कृति के लोग होते थे ना, जो हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो इनके सभ्यता के लोग थे, वो कृषि कैसे करते थे, खेती कैसे करते थे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये लोग जो थे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो, जो भी आप कह लीजिए, ये जौ का खेती करते थे, गेहूं का खेती करते थे, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसल उगाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किन किन तरह के फसलों को उगाते थे? तो ये जौ की खेती करते थे, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसल उगाते थे अपने सभ्यता के अंदर। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला। फावड़ा समझते हैं ना, जो खेतों के कुदाल समझ लीजिए, जो खेतों की मिट्टी को खोदने के काम आता है, वो फावड़ा तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष मिले हैं। पुराने समय में जो हल चलाया जाता था बैलों के माध्यम से, वैसे हल के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। फसल को काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता है। हंसुआ, गांव घर में ना इसको हंसुआ बोला जाता है, जो घुमा हुआ सा लोहा का रहता है, उसे फसल काटने का काम करते थे। आज भी हमारे यहाँ गेहूं, मक्का जो है वो हाशिए की मदद से ही काटा जाता है। इसके अलावा अनाज को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक अनाज को ले जाने के लिए, जैसे अब खेत में कोई अनाज हमने उगाया, उसको काटा, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए ये 2 पहिए गाड़ियों का प्रयोग करते थे। 2 पहिए गाड़ियों का प्रयोग करते थे। और यहां पे मैं बता दूं कि जो बैल था, जो बैल होता है, बुल होता है, वो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। मतलब इसके द्वारा ये ज्यादा से ज्यादा काम लेते थे। फसल को ढोने में भी ये बैल का उपयोग करते थे, खेत को जोतने में इन्होंने बैल का उपयोग किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों में बैल इनकी सहायता करता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि बैल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु माना जाता था। आगे की स्लाइड में कहता है पशुपालन। अब जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। आपको पता है कि ये मैंने बात कई बार पहले भी आप लोगों को बताया है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है वो पशुपालन भी किया करते थे। यहाँ के लोग मुख्यतः बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल आदि पालते थे। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से जानवर को पालतू बना के रखते थे। तो वहां पे आप बताएंगे कि ये लोग बकरी, भेड़, सुअर, भैंस और बैल इत्यादियों का पालन करते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था इनका। मतलब बैल जो होता है वो सांड होता है, सांड मजबूत होता है, ये इनका प्रमुख पशु था, क्योंकि ये इनके कृषि में कई तरह से इनकी मदद करता था। इसके अतिरिक्त आप ध्यान समझिएगा, हाथी पाले जाते थे। इन लोगों के द्वारा हाथी पाला जाता था। एलिफेंट को भी ये लोग पशु बना के रखते थे, हाथी को भी ये लोग पालते थे। इसके अलावा बता दूं आपको, ये घोड़े से परिचित नहीं थे। मैंने आपको पहले भी बताया है, इनका ध्यान घोड़े के ऊपर नहीं होता था, ये घोड़े से परिचित नहीं थे। और ये कुत्ता और बिल्ली भी पालते थे। कुत्ता और बिल्ली भी इनके द्वारा पाला जाता है। आज भी हमारे समाज में लोग कुत्ते, साथ ही साथ तोता, मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि के चित्र इनकी मूर्तियों के साथ मिला है। इनके यहाँ जो खुदाई में मूर्ति वगैरह मिला है ना, उसमें इनको तोता, मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि के चित्र मिले हैं। लेकिन इनके मूर्ति में तो ये इंकित है, मतलब मूर्ति में तो इन्होंने ये बनाया है, लेकिन खुदाई के दौरान किसी भी ऐसे जानवर या पक्षी का अवशेष नहीं मिला है। अवशेष न मिलने के कारण पूरी तरह से पुष्टि इसकी नहीं होती है। स्लाइड में हमारा पढ़ना है व्यापार क्या है। तो व्यापार के बारे में जान लेते हैं कि व्यापार क्या था। हड़प्पा संस्कृति के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। आज ही की तरह हम लोग जैसे व्यापार करते हैं ना, हमारा देश व्यापार करता है ना, वैसे इस सभ्यता के अंदर में जो लोग मौजूद थे वो व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। मैंने भी बताया ना, ये व्यापार करते थे और व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। किसी भी चीज को नापने के लिए, जैसे आज हमारे पास स्केल होता है, इंची टेप होता है, फीता होता है, तो इन लोगों ने एक शीशे की पटरी बना के रखा था और उसी पटरियों से ये चीजों को नापते थे। चुंदरों के उत्खनन से प्राप्त पत्थरों में एक बाट का प्रयोग का कारखाना मिला है।
हंदरो ये एक नाम है जहां पे हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना बाट का एक कारखाना भी मिला है। बाट का कारखाना कहने का मतलब है जो बाट होता है वो नाप तौल के लिए होता है। 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो का बाट। तो वहां पे एक कारखाना मिला है जिसमें ये बाट का निर्माण ही करते थे। समाज के अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए यहाँ पे व्यापारिक वर्ग रहते थे। बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस करने वाले लोग रहते थे। अब जरूरी नहीं है कि सभी चीज सिर्फ और सिर्फ साड़ी का ही बिजनेस करेंगे। कुछ पत्थरों का बिजनेस करते थे, कुछ आभूषणों का, कुछ खाने पीने की चीजों का। अलग अलग लोग अलग अलग चीज का व्यापार करते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। ये जो व्यापारी वर्ग के लोग थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। और इसमें कौन कौन से लोग आते थे? मिट्टी से बना बर्तन जो बनाते हैं उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। बढ़ई जो लकड़ी से चीजों को तैयार करते थे। सुनार जो सोने की चीजों का निर्माण करते थे। तो ये सब चीजें इसी तरह से व्यापार के रूप में इनका काम चलता था। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। भाई साहब, ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, हरियाणा, पंजाब में व्यापार नहीं करते थे। इनका देखिए व्यापार करने का तरीका अफगानिस्तान तक था, ईरान तक था, मेसोपोटामिया, इराक के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। ये पानी के मार्ग से, जहाज के मार्ग से दूर दूर तक जाके व्यापार को करते थे। अफगानिस्तान चले जाते थे, इराक चले जाते थे, मेसोपोटामिया चले जाते थे, अफगानिस्तान चले जाते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि इनके व्यापार करने का तरीका क्या था और व्यापार को ये कितना महत्व देते थे और व्यापार के श्रेणी में कौन कौन से लोग आते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कुटीर उद्योग। देखिए कुटीर उद्योग भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। कुम्हारों द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तन, जो कुम्हार थे, अभी मैंने आपको समझाया, जो कुम्हार थे उनके द्वारा मिट्टी से चाक पे बर्तन बनाया जाता था। खिलौने, बर्तन, अतिरिक्त इसके अलावा ये ईंटों का निर्माण करते थे, जिससे भवन का निर्माण होता था। किसके द्वारा? कुम्हारों के द्वारा। किन चीजों से? मिट्टी के चीजों से। मिट्टी से ये खिलौने बनाते थे, बर्तन बनाते थे, ईंट बनाते थे। तो बहुत बड़े मात्रा में ये इनका सपोर्टिंग यहाँ पे रोल आप देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा इस काल में हाथी दांत, सीपीय धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं। हाथी के दांत से आभूषण बनाए जाते थे। सीप जो होता है समुद्र में, उसको घिस करके भी ये आभूषण बनाते थे। इस तरह से आपने इनके कुटीर उद्योग को भी देखा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को देख लेते हैं। आर्थिक जीवन को हमने पढ़ लिया, सामाजिक जीवन को पढ़ लिया, एक बार हम धार्मिक जीवन को पढ़ लेते हैं कि इनका पूजा पाठ कैसा था, देवी देवताओं के साथ इनका रिश्ता कैसा था, ये कैसे अपने समाज में धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो देखिए मात्र देवी की उपासना करते थे, सिर्फ और सिर्फ महिला देवी की ये पूजा करते थे। महिला देवी का वर्चस्व हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा था। ये महिला देवी को सर्व उच्च मानते थे, सबसे ऊंचा मानते थे। शिव या परम पुरुष की आराधना, इसके अलावा यहाँ पे शिव का भी पूजा करते हुए देखा गया है नंदी के साथ। समझिए ये आज की बात नहीं है, 2600 ईसा पूर्व की बात है। उस समय भी लोग भोलेनाथ का पूजा करते थे। सावन का महीना है, बोलिए हर हर महादेव। ये आज की बात नहीं है। ऐसे भी मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं, क्योंकि एक ही हमारे समझ में आते हैं बाबा। अब आप सोच रहे होंगे कौन से बाबा? हर हर महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू। इसके अलावा तो सब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिव की पूजा उस समय की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की पूजा की जाती थी। वृक्ष और पशु की पूजा आज भी हम अपने समाज में देखते हैं। पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं, हम तुलसी के पेड़ का पूजा करते हैं, नीम के पेड़ का पूजा करते हैं और कहते हैं ये हमारा धार्मिक वृक्ष है। इसी तरह वहां भी कहां? हड़प्पा संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की पूजा होती थी और पशुओं की पूजा होती थी। आज भी हमारे हिंदू धर्म में हम गौ को माता मानते हैं और गौ की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा के समय आपको याद होगा कि हम गाय बैलों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं ना। तो ये आज तो हमारे संस्कृति में है ही, लेकिन ये उस समय भी 2600 ईसा पूर्व में भी गायों की पूजा होती थी। लिंग पूजा, जब लिंग पूजा की बात आई है तो मैं आपको समझा दूं कि आज भी हमारे संस्कृति में लिंग पूजा होता था और हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिंग पूजा होता था। अब आप सोच रहे होंगे लिंग पूजा क्या होता है? शिवलिंग, शिव के लिंग की पूजा। अब आप क्लास 12th में आ गए हैं तो आपको इतना तो समझ में होगा ही कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग क्या है ये आपको पता होगा। तो हम आज भी शिवलिंग की पूजा करते हैं और उस समय भी हम लिंग की पूजा करते थे। इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे धार्मिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हड़प्पा सभ्यता में उस समय भी चलता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मात्र देवी की पूजा या उपासना से आप क्या समझते हो? मात्र देवी,
आज भी हमारे यहाँ देवियों का वर्चस्व है ना, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये सब कौन है? देवियां ही तो हैं। ये वो देवियां तो हैं जो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। यहाँ पे आज की तरह मंदिर मस्जिद नहीं था, हर 2 कदम पे मंदिर नहीं मिलते थे, मंदिरों का अभाव था। इस काल में मिट्टी तथा धातु के अनेक नग्न नारी की मूर्तियां मिली है। देखिए उस समय जब खुदाई हुआ तो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली जो नग्न थी, बिना कपड़ों की थी, नग्न नारी की, मतलब ऐसी महिलाओं के अवशेष मिले हैं, मूर्ति मिले हैं जिनके ऊपर कपड़ा नहीं था। आपने भी कई बार ऐसी मूर्तियां देखी होंगी, कई तरह की ऐसी डिजाइनें देखी होंगी जिसपे कपड़े नहीं होते हैं और वो नग्न नारी का जो मूर्ति है वो मिला है वहां पे। देवी के अनेक चित्र ताबीजों में, मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों पे अंकित है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ताबीज जो गले में हम पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, उस पर देवी का चित्र मिला है, बर्तनों पर देवी का चित्र मिला है, घरों में देवी का चित्र मिला है। इसके अलावा जो मोहर था, पैसा था, उस पर भी देवी का चित्र मिला है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उस समय के जो लोग थे वो देवी की पूजा में ज्यादा विश्वास रखते थे और देवी को ही वो ज्यादा वहां पे मानते थे। इस समय मात्र देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी पूजा के साथ साथ देवी को खुश करने के लिए बलि प्रथा का भी प्रचलन था। आज भी हमारे यहाँ काली माता को बलि दिया जाता है। ऐसे ही उस समय भी देवियों को प्रसन्न करने के लिए बलि देने का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत बलि देकर की जाती थी। अगर किसी देवी को अगर बलि देना है, उन्हें खुश करना है, बलि मतलब समझते हो ना, किसी भी जानवर, या अब यहाँ पे तो ये कंफर्म नहीं है कि जानवर था या इंसान था, लेकिन बलि देने का प्रचलन था। हो सकता है आदमियों का बलि देने का प्रचलन रहा हो या फिर जानवरों के बलि देने का प्रचलन रहा हो, लेकिन जब भी बलि दी जाती थी तो देवी के सामने पहले आराधना किया जाता था, आरती की जाती थी, नाच गान किया जाता था, उसके बाद बलि दिया जाता था। देखिए इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार का मंदिर वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वहां पे मंदिर का अभाव था। तो आपने मात्र देवी की पूजा और उपासना को भी अच्छे से समझ लिया। आगे की स्लाइड में चलते हैं। शिव या परम। अब देखिए शिव की बात आई है, भोलेनाथ की बात आई है, शिव शंभू की बात आई है। तो देखिए पुरातत्वविद एक ऐसी, पुरातत्व वाले को, मतलब जो पुरानी चीजों पे खोजबीन करते हैं, उनको एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर पुरुष के चित्र के सिर के दोनों तरफ सिंह है। एक ऐसा फोटो मिल गया जिसके दोनों तरफ सिंह है, मतलब माथे के दोनों तरफ सिंह है और इनके 3 मुख हैं, 3 मुख हैं इनके, और शांत व गंभीर मुद्रा में, बिल्कुल शांति से गंभीर मुद्रा में है वो। इनके बाईं ओर जंगली भैंसा और गैंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है। बाईं ओर उनके कुछ और जानवर है और दाईं ओर कुछ और जानवर है। हाथी के सामने हिरन है। इस ध्यान मग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द भी लिखे हुए हैं। ये जो आपको मूर्ति मिला इनको पुरातत्वविदों वालों को, तो इनके ऊपर देखा कि 2 सिंह वाले एक व्यक्ति है, बड़े शांत मुद्रा में खड़े हैं, दाईं तरफ जानवर है, बाईं तरफ जानवर है और इनके 3 मुख हैं। इसके अलावा इनके सर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं ना कि जो इनकी लिपि है, जो इनकी पढ़ाई थी, जो इनकी लिखने की तरीका था, इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। इसीलिए इसे 5 शब्दों को आज तक नहीं पढ़ पाया गया। और पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना, मतलब ये जो पुरुष के रूप में था ना, महिला वर्चस्व था उस समय भी, महिलाओं की पूजा ज्यादा होती थी, लेकिन पुरुष में शिव शंभू भोलेनाथ की पूजा होती थी, पशुपति शिव की आराधना ये करते थे। आपको तो पता है ना, महिलाओं का अस्तित्व भी पुरुष के साथ ही होता है और पुरुष का अस्तित्व भी महिलाओं के साथ ही होता है। तो जब वो लोग इतने आधुनिक थे तो उन्हें तो ये बात समझ में आई होगी कि अगर महिलाओं की वो आराधना करते हैं तो महिलाओं के साथ परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ का आराधना करना भी जरूरी है। आगे की स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं वृक्ष और पशु पूजा। तो ये वृक्षों के साथ साथ पशु का पूजा करते थे, मैंने भी अभी आपको समझाया। अनेक मोहरों में पीपल तथा उनकी पत्तियों के चित्र का अंकन है। आज ही नहीं, उस समय भी। आज तो हमारे यहाँ पीपलों का पूजा होता है, ब्रह्म बाबा का तो हम पूजा करते ही हैं। उस समय भी पीपल के पत्ते का चित्र मिला है, अर्थात पीपल के पेड़ की पूजा उस समय भी होती थी। पीपल के पेड़ को शुभ उस समय भी माना जाता था। देखिए लोग वृक्ष की पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में भी पीपल के वृक्ष की पूजा होती है और इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल चित्रित अंकित है। इसका मतलब है कि उस समय भी सांड और बैल और गाय की पूजा होती थी। शिव भगवान के साथ सांड मतलब नंदी की पूजा पूरे भारतवर्ष में आज भी की जाती है।
हमारे संस्कृति में तो यही कहा गया है ना कि अगर आपने शिव को रखा है तो आपको नंदी को रखना पड़ेगा, क्योंकि शिव के परम भक्तों में नंदी आती थी और नंदी के आशीर्वाद भी प्राप्त है, नंदी को आशीर्वाद भी प्राप्त है। यदि नंदी के कान में कोई व्यक्ति अपने जाके किसी भी विचार को प्रकट करता है तो वो बातें सीधा हमारे भोलेनाथ शिव शंभू हर हर महादेव के पास पहुंचती है। जी हाँ, तो ये आज की संस्कृति में तो है ही, उस समय की संस्कृति में हुआ करता था कि शिव के साथ नंदी की भी पूजा होती थी। बहुत ही मतलब आश्चर्य लग रहा है ना आप लोगों को कि क्या है, इतने दिनों पहले कैसे होता था ये। आज की तरह पूजा पाठ, मंदिर, देवी का उपासना, बलि, इतने अच्छे घर, इतना अच्छा नाला, इतने अच्छे इनके व्यापार, किस तरह से इन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल आधुनिक बना लिया था। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है लिंग पूजा। मैंने आपको टॉपिक में जब बताया था तो बहुत सारे टॉपिक बताया था, उसमें एक लिंग पूजा भी था। तो देखिए, उत्खनन में लिंग पूजा के लिंग मिले, लिंग मिला। शिवलिंग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि लिंग कैसा होता है। तो जब खुदाई हुआ ना हड़प्पा संस्कृति का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसमें लिंग प्राप्त हुए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। हड़प्पा के लोग लिंगों की पूजा किया करते थे। इनमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति नोकदार और कुछ लिंग एक या दो, कुछ छोटा लिंग मिला है, कुछ गोल आकार का लिंग मिला है, कुछ लंबे आकार के लिंग मिले हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लिंग मिला है उसमें 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच के लिंग मिले हैं। जैसी श्रद्धा होती थी वैसे पूजा होती थी। आज भी हमारे संस्कृति में हम छोटे से शिवलिंग का भी पूजा करते हैं और बड़े से भी लिंग का पूजा होता है जो बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ जगह पर तो 4 फीट के भी लिंग मिले हैं, मतलब बड़े बड़े लिंग भी मिले हैं जिसकी पूजा वहां के लोगों के द्वारा होती थी। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। वाओ, वेरी गुड। मतलब जो स्वास्तिक आज हमारे भारतीय संस्कृति में खासकर हिंदू भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है, शुभ का संकेत है। शुभ कार्यों के लिए हम स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। ये स्वास्तिक हड़प्पा संस्कृति में भी मिली है। वो लोग भी स्वास्तिक को शुभ मानते थे। बहुत सारे लोगों को हमारे संस्कृति पे सवाल होता था, उन लोगों के लिए खासकर ये मैसेज है कि देखो 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भी हिंदू संस्कृति समाज इतना ही महत्वपूर्ण था। जो लोग आज हिंदू के संस्कृति पे प्रश्न उठा रहे हैं उनके लिए यह चैप्टर तो बिल्कुल गवर्नमेंट को नेसेसरी कर देना चाहिए कि भैया तुम ये चैप्टर पूरी तरह से पढ़ो, तुम हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को समझ जाओगे। ये लिंग पूजा, गौ पूजा, वृक्षों की पूजा, ये आज से नहीं कर रहे हैं हम, 200, 400, 500 सालों से नहीं कर रहे हैं, 1000 सालों से नहीं कर रहे हैं, 2600 ईसा पूर्व से करते आए हैं। तो कैसे आप हमारे संस्कृति पे सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, जो आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है वो क्या है, वो पहले भी शुभ था और आज भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपने लिंग पूजा। अब आगे के स्लाइड में कहता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में कला जो है, जो कला होता है, पेंटिंग हो गया, मूर्तिकारी हो गया या फिर किसी अन्य तरह की चीजें हो गई, उसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए, मूर्ति कला का विकास हुआ है। यहाँ पे कला में मूर्ति कला आती है ना, तो हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकार बहुत थे, शिल्पकार बहुत थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन की यहाँ पे मूर्तियां मिली है अवशेष में, जो उस समय बहुत ही कसीदे, छोटे छोटे रंग डाल के, पत्थरों को काट के ये लोग बनाते थे। धातु कला, ये धातु से भी मूर्तियों का निर्माण करते थे। कांच से बर्तन बनाते थे, तो धातु कला का भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रचलन था। वस्त्र निर्माण कला, ये लोग कपास, यहाँ पे कपास के टुकड़े मिले हैं, इसका ये प्रतीत होता है कि लोग वस्त्र का भी निर्माण करते थे। चित्रकला, ये पेंटिंग करते थे दीवारों पे, कागजों पे, पहाड़ों पे, पत्थरों पे, ये चित्रकला में भी निपुण थे। पात्र निर्माण कला, ये बर्तनों के निर्माण में भी निपुण थे, इनके द्वारा बर्तनों का भी निर्माण किया जाता था। नृत्य तथा संगीत कला, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये नाच गान में बहुत इंटरेस्टिंग थे, इंटरेस्ट रखते थे। इनके किसी भी शुभ अवसर पर नृत्य होता था, नाच की क्रिया होती थी, डांस होता था और डांस के माध्यम से अपने आप को मनोरंजित भी करते थे। मुद्रा कला, पैसे के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इनके पैसे छापने, करेंसी छापने के ऊपर ये भी अपना वर्चस्व जमा चुके थे। ये अपने मोहरे बनाते थे, अपने पैसे खुद बनाते थे। ताम्र निर्माण कला, तांबा का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता था। ये ताम्र निर्माण कला में भी निपुण थे। लेखन कला, लिखने की कला में भी ये निपुण थे। तभी तो मैं कहता हूं ना, इनकी लिपि जो थी इतनी मतलब गजब नेक्स्ट लेवल की थी कि आज भी हमारे यहाँ के पुरातत्वविद सही तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं। उन्हें नहीं अंदाजा लग पाया है कि इनके द्वारा क्या लिखा हुआ है, इनके द्वारा क्या बताया गया है, ये सही तरीके से किसी को भी नहीं पता है।
तो हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास को भी आपने देख लिया। और ध्यान से समझिएगा, हड़प्पा संस्कृति का कला विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। मूर्ति कला के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उत्खनन से प्राप्त पत्थर की मूर्तियों में क्या है कि कांसे की मूर्तियां मिली है। किस चीज की? कांसे की मूर्तियां मिली है। इसमें अलग अलग अंगों का झलक दिखाया गया है, मतलब शरीर के जो हमारे विभिन्न अंग होते हैं ना, इसमें ये मूर्तिकार इतने निपुण थे कि इन्होंने अंगों को भी बड़े अच्छे से सजाया है। और उसमें हड्डी, बाल के सुंदरता, आंखों का मतलब आंखों का जो होता है ना तिरछापन, आपने देखा होगा महिलाओं के आंखों को तिरछापन करके देखने का एक तरीका होता है, तो इन सभी चीजें इस मूर्तियों में दिखाया गया है। देखिए, तिरछी एवं पतली आंखें, गर्दन छोटी एवं पतली, ये सब महिलाओं के खूबसूरती का निशानी है। तो उस समय भी जो मूर्ति कला था उसमें इन सब चीजों को दर्शाया गया है। देखिए, धातु कला में सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण मिले हैं। जो धातु कला मैंने आपको बताया ना, उसमें सोना, चांदी, तांबा का आभूषण मिला है, श्रृंगार करने का सामान मिला है। वस्त्र निर्माण कला में उत्खनन, जब खुदाई हुआ तो वहां चरखा मिला। तो चरखा का क्या काम है? चरखा से तो आप सब्जी काटिएगा नहीं, चरखा से तो कपड़े बनाते हैं ना। तो चरखा मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस समय के लोग कपास के माध्यम से कपड़े का भी निर्माण करते थे। चित्रकला, तो चित्रकला में मोहरों पर सांड का चित्र, जो मोहर हुआ करता था, मोहर के बारे में मैंने आपको बताया ना पहले, उस पे जो सांड का चित्र था उसमें यह पता चलता है कि ये चित्रकारी भी करते थे, चित्रकला में निपुण थे। भैंसे का चित्र मिला है, वृक्ष का चित्र मिला है, इसका मतलब ये लोग चित्रकला में निपुण थे, चित्रकारी करते थे, पेंटिंग करते थे। आगे की स्लाइड में चलते हैं। पात्र निर्माण कला, पात्र मतलब समझते हैं, बर्तन होता है। मिट्टी के पात्र बनाने में ये निपुण थे, मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े बनाने के लिए निपुण थे। उस समय चापाकल, मोटर पंप और घर में समरसेबल नहीं लगा हुआ था। लोग दूर तक जाके नदी, तालाब, कुओं से पानी लाते थे। तो पानी लाने के लिए मुख्य क्या था? घड़ा था। हमारे संस्कृति में आज भी होता है, हम लोग घड़े का पानी पीते हैं। गांव में अक्सर हमने घड़े में वहां पे ये क्या होता है, फ्रिज वगैरह नहीं होता है। लोग मटके में पानी को ठंडा करते हैं गर्मी के मौसम में, और सही मायने तो बहुत स्वादिष्ट पानी होता है। तो उस समय ये लोग ना मटके का निर्माण करते थे तरह तरह के डिजाइन के लिए। नृत्य तथा संगीत कला, नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, जो नृत्य करती है, डांस करती है, अलग अलग कलाओं में उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि उस समय नृत्य और संगीत कला भी होता था। मुद्रा कला, उत्खनन में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर, धातुओं तथा हाथी के दांत एवं मिट्टी के 600 मोहरे मिली है, 600 मोहरे मिली है, जिन पर एक ओर पशुओं का चित्र और दूसरी ओर लेख मिला है, मतलब चित्र बना के उसके बारे में लिखा गया है, जिससे आप मुद्रा कला के बारे में समझ सकते हैं। ताम्र निर्माण कला, उत्खनन में मतलब जब खनन हुआ तब वर्गाकार, आयताकार का अनेक ताम्रपत्र मिला है, ताम्रपत्र मिला है। इसमें पशु एवं मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, गैंडा, सांड, हाथी, शेर आदि, और योगी के भी, पंडितों के भी, योगी का भी चित्र इसमें मिला है। किसमें? ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र आपको बता दूं कि इनके उत्खनन जब हुआ, जब खुदाई हुई, तो ताम्रपत्र बहुत सारे मिले, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के जानवर और उनके बारे में लिखा हुआ मिला है। लेकिन लिखा हुआ तो कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये लिपि किसी को सही तरीके से आती नहीं है, इसलिए हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। लेखन कला के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्खनन में लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है कि अगर वो इतनी चित्रात्मक थी, वो इतने अच्छे चीजों के बारे में पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, तो जरूर कहीं ना कहीं उनका लेखन कला डेवलप रहा होगा, वो लिखने में निपुण रहे होंगे। निर्वाह के तरीकों के बारे में भी जानना है कि निर्वाह का तरीका क्या है, इनके जीवन जीने का तरीका क्या था। तो इनका जो जीवन था, इनका जो आर्थिक स्थिति था, वो 3 चीजों पर निर्भर करता था: कृषि, शिल्पकला और व्यापार। मुख्यतः इनका जीवन जीने का ये जो तरीका है वो इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर होता था। गुजरात से बाजरे के दाने मिले। गुजरात में जो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की गई तो वहां से बाजरे के दाना मिला है, जिससे ये पता चलता है ना कि ये बाजरे की खेती किया करते थे। चावल के दाने कम मिले, चावल जो है, राइस जो है वो कम मिला है, मतलब चावल का उपयोग अपने जीवन में कम करते थे, लेकिन बाजरे का उपयोग ज्यादा करते थे। बनावली जो हरियाणा में है, वहां से मिट्टी के हल और खिलौने मिले हैं। बनावली जो हरियाणा में है, जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति थी मौजूद, वहां से आपको क्या मिला? वहां से मिला है मिट्टी के हल और खिलौने।
कालीबंगा नामक सभ्यता से जुटे हुए खेत, जो खेत में हल चलाया जाता है और जोता जाता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे खेतों में हल का छाप मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको नमूना मिला है, जिससे यहाँ पे यह भी प्रतीत होता है कि यह एक साथ दो अलग अलग फसलों की खेती करते थे। एक ही खेत में दो अलग अलग फसलों की खेती करना ये आज की पद्धति नहीं, ये बहुत पहले हरियाणा के हड़प्पा संस्कृति के लोग किया करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही स्थित है। यहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, मतलब खेतों में पानी डालने की आवश्यकता होती थी, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो आज नहीं पहले भी डेवलप थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा वासी जो थे वो कपास की भी उपयोग करते थे, कपास का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग कपास के उपयोग से अपने वस्त्र का निर्माण करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। विलासिता की खोज। देखिए, फ्यांस मतलब घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग से चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। छोटे पात्र संभवतः कीमती थे, लेकिन यहाँ पे समझिएगा विलासिता की खोज का मतलब है कि जो सुगंधित पदार्थ, जो सुगंध मतलब सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह जो लोग उपयोग करते थे, ये भी वो लोग उस समय बनाते थे। लघु पात्र मतलब छोटे से बर्तन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। वो जो सेंट वगैरह होता है ना, आज भी हमारे छोटी छोटी बोतलों में होता है, तो छोटी छोटी बोतलों में उस समय भी सुगंधित चीजों को रखा जाता था, जो मोहनजोदड़ो की संस्कृति से प्राप्त हुआ है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। सोना आज ही नहीं कीमती था, उस समय भी महंगा था क्योंकि कम मिलता था। इसीलिए हड़प्पा स्थलों से मिले स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। मतलब जो सोने का आभूषण प्राप्त हुआ है वो बहुत ही अच्छे से डब्बे में, बॉक्स में पैक वैक करके रखा गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि ये धातु जो थी उस समय भी कीमती थी और लोग उसे संभाल के रखते थे। मोहरों का आदान प्रदान, ये जो व्यापार करते थे ना, जब बिजनेस करते थे तो इससे मोहर का ये आदान प्रदान भी करते थे। सिंधु सभ्यता की मोहरें जो थी वो सुमेर, क्रिस, उम्मा, तेलुस्मार, बहरीन आदि से मिली है। यहाँ की मोहरें आपको अलग अलग जगहों पे मिली है, और साथ ही साथ मेसोपोटामिया की मोहर मोहनजोदड़ो तथा फारस की मोहरों लोथल में मिली है। और दूसरे जगह की मोहरों जो थी, मेसोपोटामिया की मोहर, फारस की मोहर, वो हमारे यहाँ लोथल में मिली है। इससे क्या प्रतीत होता है कि हम मोहरों का आदान प्रदान भी करते थे, अपने करेंसी का आदान प्रदान करते थे। इस मोहर पे क्या दिखाया गया है? एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। इस मोहर पर जो चित्र बनाया गया है उसमें एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार यह जो विचार था, ये सिक्कों पर बाघ से लड़ते हुए इंसान का जो फोटो है, वो बेबीलोनिया के महाकाव्य, जो बेबीलोनिया का जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है गिलमिनेस, उससे लिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि मोहरों का आदान प्रदान भी हुआ है। मृद भांड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। यह मिट्टियों से बनाया गया बर्तन था, कुम्हारों के द्वारा बनाया जाता था। ये गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी से निर्मित होता था, जिस पर काले रंग का चित्रण है, जिस पर काले रंग का चित्र भी बनाया जाता था। और इस चित्र में ना जितने भी आपको चित्र मिले वो पंचतंत्र की कहानी, आज भी आप पढ़ते हैं ना पंचतंत्र की कहानी, इससे मिलते जुलते चित्र वहां पे बनाए गए हैं, जिसमें चलाक लोमड़ी से लिया गया है। एक चलाक लोमड़ी वाला कहानी आपने पढ़ा है, कौवा के साथ वो रोटी का गेम कर देता है। ऐसा ही कुछ चित्र आपको मृत भांड में मिट्टी के उस डिजाइन पे काले रंग के पेंट से बनाया गया है, जिसमें अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इसको सजावट के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसे डिजाइन बना के मृत भांड जो बनता था, इसका उपयोग ये लोग सजावट के लिए करते थे, किसी भी चीज को सजाने के लिए करते थे। कलात्मक अवशेष, हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर से निर्मित नर्तक की मूर्ति नटराज नृत्य की मुद्रा में हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये नटराज मूर्ति को आपने देखा है ना, कैसे वो उनका डिजाइन है डांस करने का, ऐसी मूर्तियां भी मिली है। तो कलात्मक, कला से जो प्रेरित होकर इन्होंने इस डिजाइन को बनाया था, उसका भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा संस्कृति से। इसके अलावा मैं बता दूं कि मानव मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से भी नर्तकी का फोटो प्राप्त हुआ है। नर्तकी समझते हैं ना, जो महिला नृत्यकार होती है, डांसर होती है, उनका भी फोटो मतलब चित्र, या फिर आप कहिए कि जो पत्थरों से काट कर बनाया गया था, इसके अवशेष हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं क्या है?
तो हड़प्पा लिपि की विशेषता जो है, यह लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, लिखने का तरीका है, वो किस तरफ से, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे आज हम लिखते हैं, आज हम क्या करते हैं, अपने पेपर पे, कॉपी पे दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। ऐसा ही हड़प्पा संस्कृति का जो लिपि, लिखने का तरीका था, वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। यह चित्रों के साथ इस लिपि का निर्माण किया जाता था। इनके जो अक्षर थे वो चित्रों के साथ बनाए जाते थे। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह है। जैसे आप अ से ज्ञ तक पढ़ते हैं तो इसमें कुछ नंबर्स है ना, कुछ खास नंबर, जैसे ए से जेड तक में 26 हैं। तो ऐसे ही इनके जो लिपि थी, इनके जो लिखने का तरीका था, उसमें 400 चिन्ह थे। यह एक रहस्यमय लिपि है। मतलब अगर आज तक हमने इसे नहीं पढ़ पाया, अगर हमारे पुरातत्वविद या फिर साइंटिस्ट या जो भी कहिए जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, अगर इन्होंने इसको नहीं पढ़ पाया तो ये हमारे लिए रहस्य का ही शब्द बना हुआ है। अगर हम इसे पूरे तरीके से पढ़ लेते, इसके बारे में सब कुछ जान लेते, तब हमारे लिए बेहतर हो जाता। लेकिन अभी तक ये रहस्यमय लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज्यादा जानकारियां नहीं मिली है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान नहीं समझ पाए। हम आज तक किसी भी विशेष तरह की जानकारी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जुटा पाए हैं। जितने भी पुरातत्वविद हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो पूरी तरीके से इस विधि को या फिर इस लिपि को या इनके लिखावट को या इनके द्वारा दिए गए जानकारी को नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए आज तक हमारे पास हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियां नहीं है। हम सही तरीके से हड़प्पा संस्कृति के बारे में नहीं समझ पाए हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ता हूं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कला। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो शिल्पकार थे, जो मूर्ति बनाते थे, वो मनके बनाते थे। मनके के बाद शंख की कटाई करना जानते थे। शंख जो हमारे पूजा पाठ धार्मिक स्थलों पर यूज होता है, तो उसकी कटाई करना जानते थे। धातु से जुड़े हुए काम करते थे। जो भी धातु से जुड़ा हुआ था, जैसे मूर्ति बनाना, ताम्रपत्र बनाना, बर्तन बनाना इत्यादि जो है, वो धातु से जुड़े काम करना ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। मुहरे बनाते थे। मुहरे मतलब करेंसी बनाते थे। उस समय मुहर के साथ वो व्यापार करते थे। किसी भी सामान को खरीद के अपने देश में लाना या फिर अपने सामान को बेचने के लिए जो मुहरे का उपयोग करते थे, इन लोग के द्वारा ही निर्माण होता था। बाट बनाना, बाट समझते हैं ना, किलो, जो आज भी हमारे समाज में माप तौल के लिए यूज होता है, उसे हम बाट कहते हैं। तो बाट भी इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता था। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ये मैंने शुरुआत से ही आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वो कांस का प्रयोग करते थे, कांस के द्वारा अपना काम चलाते थे। इस तरह से आपको इस चैप्टर में दिए गए सभी जानकारी का बवंडर खत्म हो गया है। सारी चैप्टर के डिटेल्स को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।